नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो आ रही है ब्रिक्स सम्मेलन से। ब्रिक्स सम्मेलन से पीएम मोदी ने ग्लोबल संदेश दिया है। भारत का बहुध्रुवीय व्यवस्था में विश्वास है, कहा पीएम मोदी ने। यूपीआई भारत की बड़ी सक्सेस स्टोरी है। यूपीआई को कई देशों ने अपनाया है। सप्लाई चेन में भारत की बहुत अहम भूमिका है, इसकी भी बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समिट को संबोधित करते हुए। ब्रिक्स देशों के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। भारत द्वारा बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों में अपनाया गया है। पिछले वर्ष हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के साथ मिलकर हमने इसे यूएई में भी लॉन्च किया। अन्य ब्रिक्स देशों के साथ भी इसमें सहयोग किया जा सकता है। फ्रेंड्स, भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी चर्चाओं के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। 16वें ब्रिक्स समिट के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन को हार्दिक बधाई देता हूं और ब्रिक्स से जुड़े नए साथियों का भी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। तो ब्रिक्स के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्लोबल संदेश। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी ने कहा, दुनिया के सामने आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड मंजूर नहीं किए जा सकते। पूरी दुनिया आज की तारीख में संघर्षों से जूझ रही है। युद्ध, आर्थिक मोर्चे पर जो चुनौतियां हैं उनका जिक्र किया गया पीएम मोदी की तरफ से और कहा गया कि युद्ध नहीं, डायलॉग और डिप्लोमेसी का हम समर्थन करते हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे एक और सहयोगी सुमित चौधरी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ग्लोबल संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और एक बार फिर दुनिया को यह बताने की कोशिश कि युद्ध से किसी मसले का समाधान, किसी मसले का हल नहीं ढूंढा जा सकता। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ब्रिक्स के मंच में जहां पर कि रूस भी मौजूद है, जहां पर कि ईरान मौजूद है और ये 2 मुख्य ऐसे देश हैं जो दुनिया के 2 वॉर जोन का एक पक्ष रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि हम युद्ध नहीं बल्कि डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं, तो वो दुनिया को भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, हम इस मंच का भी इस्तेमाल शांति स्थापना के लिए कर रहे हैं। और खास करके तब जबकि ब्रिक्स के तुरंत बाद अभी कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मीटिंग होगी उस कंट्री के साथ जिसके साथ पिछले 4 साल से भारत का तनाव था। लेकिन भारत ने युद्ध नहीं किया, भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया और ये करके दिखाया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने दरअसल अभी जो बात ब्रिक्स के मंच पर कही है उससे पहले वो अमल में लेकर आए हैं जब उन्होंने चीन के मामले में शांति से और समाधान तक वो पहुंचे हैं।
सबसे बड़ी बात यह है, सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है। सुमित, हम ऐसे वक्त में ब्रिक्स के मंच पर प्रधानमंत्री के भाषण को सुन रहे हैं जहां पर दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है और किसी भी वक्त ट्रिगर ऐसे हालात की तरफ और ज्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये संदेश दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, चाहे वो रूस और यूक्रेन की जंग हो, चाहे वो ईरान इजराइल के बीच हो, लगातार कोई भी आप देखें दोनों देशों में या दोनों तरफों से अगर कोई किसी एक देश एक ऐसे मुल्क की तरफ देखता है जो लगातार शांति की बात करता है और शांति करा सकता है या बातचीत कर सकता है, वो भारत है। और यही वजह है कि चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे आप क्वाड की बात करिए या किसी भी आप ऐसे ग्रुप की बात कर लीजिए जहां पर भारत की परिस्थिति रहती है, वहां मौजूदगी रहती है, वहां पर सभी देश भारत की एक्सेप्टेंस को मानते हैं। और इसकी वजह यह है कि भारत की अकाउंटेबिलिटी या फिर उसकी आप कह सकते हैं कि उसकी एक क्रेडिबिलिटी ऐसी है कि भारत पर सभी मुल्क शांति को लेकर विश्वास कर सकते हैं। और अभी इंपॉर्टेंट ये भी है कि ना सिर्फ भारत अब इस शांति को लेकर बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेकर, इकोनॉमिक पैरिटी को लेकर भी जिस तरीके से बातचीत कर रहा है, उसे सारे देश, बड़े देश बहुत अच्छी तरीके से लेते भी और गंभीरता से समझते भी हैं। जी, और इस बीच आपको एक और जानकारी दे दें, ब्रिक्स में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या कहा है, एक बार फिर से आपको बता दें। युद्ध आर्थिक अनिश्चितताओं से घिरी हुई है इस वक्त दुनिया। इस बीच थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात होनी है, जिसका जिक्र अभी मनीष झा कर रहे थे। पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं। दोनों नेताओं के बीच होगी द्विपक्षीय बैठक। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। 5 साल बाद दोनों नेताओं के बीच यह अहम बैठक होनी है। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, 2014 से 2019 के बीच पीएम मोदी और शी जिनपिंग की 18 बार मुलाकात हुई है। पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात की हम आपको ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2014 से 2019 के बीच जो 18 मुलाकातें हुई, उनमें से ये अहम मुलाकातें, ये 6 तस्वीरें बताती हैं। ये वो मौका था जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। अब इस वक्त 5 साल के बाद द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच कजान में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। मनीष, ये जो मुलाकात है इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। भारत और चीन के लिए तो ये अहमियत रखता ही है, लेकिन रूस भी चाहता है कि दोनों के बीच बातचीत हो। बाकी दुनिया के लिए भी बहुत अहमियत रखती है ये बात कि रूस, चीन, भारत ब्रिक्स के ना सिर्फ हिस्से हैं बल्कि एक दूसरे के साथ तमाम अहम मुद्दों पर सहयोग करने के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जो प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट जिनपिंग की मीटिंग हो रही है, इसमें प्रेसिडेंट पुतिन का एक बड़ा योगदान है। रूस ने काफ़ी इनकरेज किया भारत को और चीन को। जब भी ब्रिक्स की बैठक हुई, चूंकि संयोग से ब्रिक्स की अध्यक्षता हो रही थी, तो लगातार उन तमाम बैठकों में रूस ने इनकरेज किया भारत को कि संबंध को ठीक किया जाए। वो इसलिए भी जरूरी था क्योंकि चीन को भी ये लगा कि अमेरिका जिस तरीके से एशिया में अपना पांव पसारना चाहता है, वैसे में भारत और अमेरिका का गठबंधन रूस के लिए और चीन के लिए ठीक नहीं होगा और ये एक बड़ी रणनीति उनकी रही होगी। लेकिन अब देखिए, संयोग की बात है कि 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी से सेंट पीटर्सबर्ग में पूछा गया था चीन को लेकर, तब उन्होंने कहा था कि भारत और चीन के बीच तनाव भले हैं लेकिन 40 साल से कोई गोली नहीं चली थी। उसके बाद 2020 में गलवान का संघर्ष हुआ। ऐसे में जब 2024 में उसी रूस में चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हो रही है, तो भारत दोस्ती तो कर रहा है लेकिन संभल कर और पड़क कर दोस्ती कर रहा है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात जिस पर आज पूरी दुनिया की नजरें होंगी। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। और सुमित, 5 साल पहले 2019 में महाबलीपुरम में जब दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई थी, तब का माहौल और आज 5 साल बाद का माहौल जब कजान में दोनों नेता मिलेंगे, बिल्कुल जुदा है, क्योंकि बीच में 2020 में गलवान हो गया। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के जो बयानात सामने आए हैं, प्रॉपर डिसएंगेजमेंट एलएसी को लेकर जो तमाम विवाद थे, क्या उन्हें सुलझा लिया गया है? उस तरफ हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं क्या? और जिन बातों पर सहमति नहीं बन पाई है, उनमें आज की मुलाकात में सहमति बनने के आसार है? देखिए समीर, कभी भी कोई विवाद हो, कोई कन्फ्लिक्ट हो, वॉर हो, एट द एंड ऑफ द डे या फिर आखिरी में रास्ता
बातचीत का ही निकलता है, दोनों देशों के बीच हो या फिर आप कह सकते हैं दो समुदाय, हर जगह पे बातचीत का ही एक जरिया निकलता है। लेकिन अभी डिप्लोमेटिक चैनल्स की अगर बात कर रहे हैं, बातचीत जरूर चल रही है, कमांडर लेवल पर भी आप कह सकते हैं कि आप एमईए के लेवल पे भी कह सकते हैं, और अब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आप सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी मिल रहे हैं, शी जिनपिंग भी मिल रहे हैं, और ये दोनों के मिलने के बाद एक तरीके से इसको आगे बढ़ाया कैसे जाएगा, ये इसकी एक और आप कह सकते हैं कि एक और चीजें होंगी। लेकिन अगर आप देखें कि हमेशा जब भी बातचीत हुई है, चाहे वो हमारी आर्मी के लेवल पर बातचीत हो या फिर एमईए के, एक बात हमेशा कही गई है कि चीन के कदमों को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। चीन जब भी ये बात कहता है, जब भी बातचीत के लिए आगे बढ़ता है, निश्चित तौर पर पीछे उसके कोई ना कोई जरूर उसका कोई एजेंडा छुपा होता है। और यही वजह है कि अभी भी जब आप देखें कि आर्मी चीफ की तरफ से भी ये कहा गया कि देखिए हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव नोट पर बातचीत चल रही है, बहुत पॉजिटिव नोट पर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैकेनिज्म ये है कि वेरीफाई भी करना पड़ेगा चीन के हर स्टेप को, क्योंकि बातचीत कर लेना ही आप कह सकते हैं कि आखिरी विकल्प नहीं है, उसको वेरीफाई करना, इंप्लीमेंट करना भी एक बहुत बड़ी चीज है। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2020 के बाद जो तनाव बढ़ा, उसके बाद ये द्विपक्षीय मुलाकात पहली बार शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री के बीच हो रही है, और ऐसे में मंगलवार को ही पेट्रोलिंग को लेकर बॉर्डर पर चीन और भारत के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, और उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ पॉजिटिव होगा इस बैठक में। आपका शुक्रिया सुमित, आपका, साथ ही मनीष आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस मौके पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। तस्वीरें वायनाड से प्रियंका गांधी के नामांकन की हैं। वायनाड कलेक्ट्रेट में उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरने के वक्त प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटा रेहान भी मौजूद रहे। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि लोगों का प्यार और समर्थन हमें मिल रहा है, मतदाताओं का प्यार मिलना बहुत अहम है। नामांकन से पहले प्रियंका ने राहुल गांधी के साथ 2 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। रोड शो के दौरान सड़क पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बीच बीच में लोगों का अभिवादन करते दिखे। रायबरेली से जीत के बाद राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ी थी। प्रियंका गांधी अब वायनाड से चुनाव मैदान में है। 13 नवंबर को वायनाड उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस महासचिव के तौर पर 2019 में सक्रिय राजनीति में आधिकारिक एंट्री की और 2019 के लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाई। तो 2022 के यूपी चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के चुनाव अभियान का मोर्चा संभाला। प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस के प्रचार का जिम्मा संभालती रही हैं। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने वायनाड की जनता का धन्यवाद भी किया। I was saying that it has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself. It is a very different feeling. I am deeply grateful to Congress President Mallikarjun Kharge ji for giving me this privilege of being the UDF candidate from Wayanad, and to my family for supporting me and allowing me to be the candidate for Wayanad. It is my honor to represent you if you give me a chance. A few months ago I visited Churamala and Buddakkai with my brother. I saw the devastation with my own eyes. I saw children who had lost their whole families. I met mothers who had lost their children. I met people whose entire lives had been washed away by the landslide. And I was struck by one thing, that each and every person I met, whether it was a doctor, a teacher, a housewife, anybody, they were engaged in helping each other. और प्रियंका गांधी के नामांकन के दौरान आज राहुल गांधी भी मौजूद थे। राहुल ने कहा कि वो प्रियंका के साथ मिलकर वायनाड के लोगों के लिए काम करेंगे। Wayanad is the only constituency in the country that has 2 members of parliament. One is the official member of parliament and the other is the unofficial member of parliament. Together to protect the interests of the people of Wayanad. I think all of you understand very well the relationship that I have shared with the people of Wayanad. Priyanka in her speech said that you protected me and you looked after me when I needed it most. But when she was saying that,
I was thinking to myself that what Wayanad has done for me cannot be expressed in words. No matter how many times I repeat it or she repeats it, the true expression of the feeling cannot be spoken. प्रियंका गांधी के नामांकन के वक्त वायनाड के लोगों से हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने बात की। गांधी परिवार की सदस्य प्रियंका गांधी दक्षिण भारत के केरल के वायनाड से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। ये उनका चुनावी डेब्यू है। वायनाड वो सीट है जहां से 2019 में राहुल गांधी जीते और अमेठी हार गए थे। उसके बाद राहुल गांधी 2024 में रायबरेली के साथ साथ वायनाड से भी जीते। राहुल ने तय किया था जिस सीट से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे उसको अपने पास रखेंगे, दूसरी सीट छोड़ेंगे। आप क्या कहना चाहिए? मैं 5 लाख से ऊपर वोट से जीतेंगे प्रियंका गांधी। इधर जो इंडिया यूथ को जो प्रतीक्षा है वो प्रियंका गांधी, इसलिए इधर का लोग बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग बहुत दूर से आया हुआ है। वो जीतेंगे पक्का, इधर सब खुशी है वो उसका। वायनाड की क्या उम्मीदें हैं प्रियंका गांधी? वायनाड को देखो, अभी इधर का लोग जो है प्रियंका गांधी को देखो, पहले राहुल गांधी को कितना वोट्स को जिताया, उसको ज़्यादा वोट से कैसा भी इधर का लोग उसको वोट करके जिताएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी खारिज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 18 केस एक साथ सुने जाएंगे। देखिए पूरी खबर क्या है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह केस में आज अहम दिन था। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी को खारिज कर दिया है। अब कोर्ट सभी 18 मामले एक साथ सुनेगा। इससे पहले 16 अक्टूबर को हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े 18 मामलों को एक साथ सुने जाने के लिए कोर्ट ने फैसला दिया है। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने रिकॉल एप्लीकेशन दाखिल की। इस पर आज हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुना दिया है। बीती 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने दलील देते हुए कहा था कि ये मामला सुनवाई योग्य नहीं है और सभी मुकदमों की अलग अलग सुनवाई करने की मांग की थी। इस पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पक्ष की तरफ से कहा गया कि मामला उलझाया जा रहा है। रिकॉल एप्लीकेशन मामले को उलझाए रखने के लिए दाखिल की गई है और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि 18 केस एक साथ सुने जाएंगे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अहम बैठक मथुरा में होने जा रही है, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। बैठक में सामाजिक समरसता से लेकर पर्यावरण तक तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। ब्रिजभूमि मथुरा में इस समय संघ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है। संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी की बैठक 25 और 26 अक्टूबर को होगी। इस बैठक में सामाजिक समरसता, परिवार प्रबोधन या कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, जीवन शैली, संविधान के 75 वर्ष के विषय में व्यापक चर्चा होगी। 2025 में संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर होने वाले विशेष आयोजन को लेकर भी चर्चा होगी। बैठक में करीब 400 कार्यकर्ता शामिल होंगे, जिसमें 5 विषय के बारे में उल्लेख आया था। एक, सामाजिक समरसता, जिसकी आज सभी जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो और आवश्यक विषय है। तो उसके संदर्भ में समाज के सभी लोगों को जोड़ते हुए कैसे इसको विषय को आगे ले जाना है, इस पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। परिवार प्रबोधन या कुटुंब प्रबोधन का जो विषय है, उसमें भी समाज में बहुत सारे लोग, संस्थाएं, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षिक, सभी को जोड़कर कैसे ले जा सकते हैं। इधर महाराष्ट्र में एनसीपी अजीत पवार गुट ने 38 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। अजीत पवार बारामती से चुनाव लड़ेंगे, तो सिटिंग विधायक नवाब मलिक का नाम इस लिस्ट में नहीं है। देखिए डिटेल रिपोर्ट। एनसीपी के 38 उम्मीदवारों में 95% सीटिंग विधायक शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार खुद बारामती सीट से ताल ठोकेंगे। वहीं छगन भुजबल को येवला से टिकट दिया गया है। बेगांव से दिलीप वलसे पाटिल तो कागल से हसन मुशरीफ प्रत्याशी होंगे। परली से धनंजय मुंडे और डिंडोरी से नरहरी झिरवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। अहिरी से धर्मराव बाबा आतराम, श्रीवर्धन से अदिति तटकरे तो अमलनेर से अनिल भाईदास पाटिल को टिकट दिया गया है। सीटिंग विधायक और पूर्व मंत्री नवाब मलिक का टिकट काट दिया गया है, तो नवाब मलिक की बेटी सना को भी एनसीपी ने टिकट नहीं दिया है। सना मलिक को उनकी जगह चुनाव लड़ाने की तैयारी थी। उनके नॉमिनेशन को लेकर एनसीपी ने तारीख भी तय कर दी थी, लेकिन बाद में वापस ले ली गई और अब लिस्ट में ही उनका नाम नहीं है।
ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी मलिक परिवार को किनारे कर सकती है। वहीं अजित पवार के बेटे पार्थ को पहले बारामती सीट से लड़ाने की तैयारी थी, लेकिन अजित पवार अब खुद अपनी सीट पर लड़ रहे हैं। छगन भुजबल येवला सीट से ही लड़ते रहे हैं, लेकिन मराठा आंदोलन के दौरान टारगेट पर आने के बाद उनके लिए ये सीट कितनी चुनौती पेश करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। अब यूपी उपचुनाव से जुड़ी खबर देख लेते हैं। फूलपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुश्तबा सिद्दीकी ने आज नामांकन भर दिया। यह सीट कांग्रेस को देने की अटकलें लगाई गई थी। तस्वीरें फूलपुर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुश्तबा सिद्दीकी के नामांकन की है। उन्होंने आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। ये सीट कांग्रेस से समाजवादी पार्टी मांग रही थी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान से समाजवादी पार्टी की बात भी हुई थी। तभी से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी ये सीट कांग्रेस को दे सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मुश्तबा सिद्दीकी के नामांकन ने सभी अटकलों को विराम लगा दिया। नामांकन के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुश्तबा सिद्दीकी ने कहा कि हाईकमान से कोई संदेश नहीं मिला। 10 साल से केंद्र में यूपी में दोनों जगह सरकार बना है, लेकिन उसका कोई लाभ उनको नहीं मिला। इसलिए इस बार जनता पूरी तौर से पीडीए जो बनाया गया है पूरी तौर से आप समझ लीजिए कि उसमें समाजवादी पार्टी में जुड़ चुका है। मुश्तबा सिद्दीकी ने कहा कि वो इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में उपचुनाव लड़ेंगे। गठबंधन के दलों का भी उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। और गांदरबल में हुए आतंकी हमले के बाद पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर दी है। महबूबा ने कहा कि दो देशों की दुश्मनी की वजह से कश्मीर में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करने के लिए भारत पाकिस्तान की बातचीत करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि जब तक शांति की पहल नहीं होगी, लोग इसी तरह मारे जाएंगे। दोनों मुल्कों के बीच में जब तक जंग रहेगी, जम्मू कश्मीर के लोग पिसे जाएंगे। जम्मू कश्मीर का हर इंसान, महबूबा मुफ्ती की बात नहीं है, हर इंसान चाहता है कि हमें इस जंग से छुटकारा मिले। ये मुल्क दोनों आपस में मिल बैठ के बात कर ले ताकि जम्मू कश्मीर इस खून खराबे से बाहर निकल आ सके। जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी, उनके मामलात, उनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन सारा बर्बाद हो रहा है, क्योंकि दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर उसका शिकार हो रहा है। महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के बारे में कहा कि वो अपने बयान बदलते रहते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने आतंकी हमले के बाद कहा था कि जब तक हिंसा जारी रहेगी, पाकिस्तान से बातचीत नहीं हो सकती है। इधर आईएसआई घाटी में आतंकवाद को नई हवा देने की फिराक में है। आतंक के आकाओं ने अब ऑनलाइन भर्ती की साजिश रची है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकी या तो मारे जा रहे हैं या अंडरग्राउंड हो गए। ऐसे में पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने अब आतंकियों की ऑनलाइन भर्ती शुरू कर दी है। सुरक्षा बलों ने आईएसआई की ऑनलाइन साजिश डिकोड की है, जिसमें पता चला है कि आईएसआई अब डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है और टेलीग्राम और मेस्टोडॉन के जरिए युवाओं को मैसेजिंग कर रहा है। इसके लिए सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाए जा रहे हैं और पहचान से बचने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल हो रहा है। युवाओं को सेना के अत्याचार से जुड़े मनगढ़ंत वीडियो दिखाए जा रहे हैं और यूट्यूब के जरिए ऑनलाइन आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है। फॉरेन टेररिस्ट के साथ में जो है उसको ना तो लोकल्स का पता होता है, ना ही वो किसी के साथ बातचीत कर सकता है। तो अब रिक्रूटमेंट करने के लिए जो पाकिस्तान के पास है वो यही एक चारा है कि वो ऑनलाइन वहाँ से आईएसआई जो है वो चलाए, वहाँ से ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चला के। दरअसल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंक पर कड़ा प्रहार किया है और ऐसे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। कल्याण बनर्जी मामले पर टीवी9 से बोले जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल। कल संसदीय इतिहास में कभी न होने वाली घटना घटी, मुझे टारगेट कर कांच तोड़कर फेंका गया, कहा जगदम्बिका पाल। बीजेपी के सांसद को निशाना बनाया गया। कल्याण बनर्जी ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ऐसा हो रहा है। जगदम्बिका पाल से टीवी9 संवाददाता विपिन चौबे ने खास बातचीत की। मैं कहता हूँ कि अगर उन्होंने बोतल जिस तरह से मेज पे तोड़ी, अगर उस कांच से उनके चोट आई है तो क्या इससे वो कोई सहानुभूति पा सकते हैं?
इस प्रजातंत्र में संसदीय समिति के वो सदस्य हैं, उस संशोधन से वो सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। लेकिन सरकार ने अगर इस बिल को रेफर कर दिया है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ को, और उस पर लगातार बैठकें हो रही हैं, 15 बैठकें दिल्ली में हो चुकी, 8-8 घंटे बैठकें होती हैं, एक एक क्लाज बाई क्लाज पे डिस्कशन हो रहा है, उस पर उनको बार बार अवसर दिया जा रहा है। लेकिन क्या वो हिंसा से इस बिल को ड्रॉप करना चाहते हैं या कोई मैसेज देना चाहते हैं, बाहर वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं? आखिर संसदीय प्रणाली में इस तरह की घटना शायद भारत के लोकतंत्र में पहली बार हुई हो कि कांच की बोतल को तोड़ करके चेयरमैन को मारा जाए अटैक करके। आपके ऊपर